नमस्ते, मैं गजेंद्र शर्मा गुरुकुल ऑनलाइन निःशुल्क क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। इनमें हम बायोलॉजी का अध्ययन करेंगे। बायोलॉजी में भी रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म फर्स्ट टॉपिक है हमारा, फर्स्ट चैप्टर है 12th क्लास का, रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म। रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म, आवर्त बीजियों में जनन। आवर्त बीजियों में जनन। बायोलॉजी पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप बायोलॉजी के जो भी पर शब्द है, पर वर्ड है, उनका आप डेफिनेशन देख लो कि जो भी आप लिख रहे हो वो आपको समझ में आना चाहिए। कि आपने जैसे रिप्रोडक्शन लिखा है तो रिप्रोडक्शन का क्या मतलब है, एंजियोस्पर्म आपने लिखा है तो एंजियोस्पर्म का क्या मतलब है, एंजियोस्पर्म क्या बताता है, ये चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। तो आपके ये चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म। तो सबसे पहले हम जैसे एंजियोस्पर्म को उठाए, एंजियोस्पर्म मींस आवर्त बीजी। एंजियोस्पर्म मींस आवर्त बीजी। बीजी पादपों का एक वर्ग है। वीटेकर ने समस्त बायोटिक या सजीवों को 5 जगत में डिवाइड किया है। कितने जगत है? 5 जगत। सबसे पहले मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटी। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटी। हम बात करेंगे प्लांटी वर्ग की। किसकी वर्ग की? प्लांटी। प्लांटी का मेन कैरेक्टर जो है वो है आपके ये फोटोसिंथेसिस द्वारा, फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं। मीन्स ये आपके स्वकोशी प्रकार के जीव है, स्वकोशी प्रकार के जीव है। अब इस प्लांटी में आपके एक तो आते हैं एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, और एक आता है आपके जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। अब एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में एंजियोस्पर्म जो है वो है आपके आवर्त बीजी। आवर्त बीजी मीन्स जिनके बीज आवरण में पाए जाते हैं, बीजों के चारों ओर आवरण या कोटिंग पाई जाती है, उसे हम कहेंगे एंजियोस्पर्म। और जिम्नोस्पर्म को कहेंगे अनावर्त बीजी या नग्न बीजी, या इन्हें हम कहेंगे नग्न बीजी। मतलब जिनमें बीज जो है वो आपके आवरण रहित होते हैं, आवरण नहीं पाया जाता है, उन्हें हम कहेंगे अनावर्त बीजी या जिम्नोस्पर्म। जैसे साइकस है, पाइनस है, ये आपके जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आएंगे। अब हम स्पेशली एंजियोस्पर्म जो है वो आपके प्लांट का सबसे विकसित वर्ग है। एंजियोस्पर्म प्लांट का विकसित वर्ग है, इसलिए हम जैसे रिप्रोडक्शन वगैरह पढ़ रहे हैं तो रिप्रोडक्शन जो है वो हम प्लांट के निम्न वर्ग में ना पढ़ के किसमें पढ़ेंगे कि भाई एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे, ताकि हम रिप्रोडक्शन के सारे जो कंटेंट है वो पूरी तरह से क्लियर कर सके। अब एंजियोस्पर्म का मेन कैरेक्टर आता है आपके अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पीडी एकांतरण, पीडी एकांतरण। पीडी एकांतरण क्या होता है कि एंजियोस्पर्म में मुखोद्भिद और बीजाणुद्भिद पीढ़ी, मुखोद्भिद एवं बीजाणुद्भिद पीढ़ी एकांतर क्रम में आती है, जिसे हम आपके अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहेंगे। जब हम पूरा रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर लेंगे
तब इस डेफिनेशन को, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को अच्छी तरह एक्सप्लेन कर पाएंगे, अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो हमें सबसे पहले अब रिप्रोडक्शन पर कंसंट्रेट करना है। एंजियोस्पर्म समझ में आ गया कि भाई एंजियोस्पर्म जो है वो आपके प्लांट वर्ग का विकसित वर्ग है। एंजियोस्पर्म जो प्लांट जो है वो आपके क्लोटिंग लिए हुए, मतलब बीज जो है वो आवरण युक्त होते हैं। अब एंजियोस्पर्म को भी आगे मोनोकोटिलिडनी और डाइकोटिलिडनी में डिवाइड किया गया है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, मोनोकोटिलिडनी और डाइकोटिलिडनी। एक बीजपत्री मींस जिनमें बीजपत्र एक पाया जाए, ठीक है, और द्विबीजपत्री मींस डबल बीजपत्र वाले, जैसे जो दालें हैं, जैसे चना है, चने का आपने बीज देखा होगा, चने को देखा होगा, इस प्रकार की संरचना है, ठीक है, इस प्रकार की संरचना आपने देखी होगी, छोटी क्लासों में आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, जैसे ये प्रांकुर, ये मूलांकुर, ये आपके हैं बीजपत्र। तो इसमें बीजपत्र कितने हैं? 2। तो इसे हम इसलिए इसे हम कहेंगे डाइकोटिलिडनी या द्विबीजपत्री द्विबीजपत्री। तो ये हो गई आपके एंजियोस्पर्म की बात। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं कि मेन टॉपिक क्या है कि रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन प्रत्येक बायोलॉजी में जो भी आपके शब्द दिया होगा वो अपनी डेफिनेशन खुद बता देगा। जैसे आप इस शब्द को लिखो, रिप्रोडक्शन को आप नोटबुक में लिखो, बोर्ड पर मैं लिखता हूं जैसे रिप्रोडक्शन, ये अपना आप अपनी डेफिनेशन बता देगा। रिप्रोडक्शन, री इंग्लिश में री शब्द जहां भी आता है इसका मतलब होता है पुनः या दोबारा, पुनः या दोबारा। जैसे आप लेते हो, कई शब्द लेते हो, जैसे रीयूज, रिसाइकल, ठीक है, ये जो शब्द है इनमें जैसे रीयूज, री का मतलब पुनः, ठीक है, और रीयूज मतलब पुनः उपयोग में लेना, पुनः उपयोग में लेना। ये शब्द आप लेते हो ना, कहीं री शब्द लेते हो। जैसे रिसाइकल मतलब पुनः चक्रण, पुनः चक्रण। तो मीन्स इंग्लिश में जो री शब्द आ रहा है, जनरली जहां री शब्द आ रहा है, हम पूरी इंग्लिश ग्रामर में नहीं चल रहे हैं, बस जनरली आप देख लेना कि जहां भी री शब्द आएगा वहां आपके उसका मतलब होगा पुनः या दोबारा। अब पुनः या दोबारा यहां क्या हुआ कि पुनः रिप्रोडक्शन मीन्स उत्पादन। तो साइंस में रिप्रोडक्शन शब्द क्या बता रहा है कि पुनः उत्पादन। तो सजीवों द्वारा किसका उत्पादन? के सजीवों द्वारा अपने जैसी संतान का उत्पादन क्या कहलाएगा? रिप्रोडक्शन कहलाएगा, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन या जनन मतलब रिप्रोडक्शन ने अपनी शब्द ने अपनी खुद की डेफिनेशन दे दी है जनरली कि भाई रिप्रोडक्शन मतलब अपने जैसी संतान उत्पन्न करने की क्रिया को हम क्या कहेंगे? जनन कहेंगे या रिप्रोडक्शन कहेंगे। अब एंजियोस्पर्म में रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, प्लांट में रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। तो एंजियोस्पर्म में रिप्रोडक्शन जो है वो आपके 2 प्रकार का होता है। एक तो आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक आएगा आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक जनन, लैंगिक जनन एवं अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन एवं अलैंगिक जनन। 2 शब्द लिख रहा हूं इन लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन के नीचे। एंजियोस्पर्म में रिप्रोडक्शन 2 प्रकार का होता है, एक तो लैंगिक जनन और एक अलैंगिक जनन। इन दोनों रिप्रोडक्शन में मैं 2 शब्द लिख रहा हूं, वो आपके इनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देंगे। इन 2 शब्दों पर आपको ध्यान देना है। एक तो आपके गेमेटिक्स फ्यूजन या युग्मक संलयन, युग्मक संलयन
और एक आपके शब्द लिख रहा हूं अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस। अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस, इंग्लिश में से कहेंगे मियोसिस। दो शब्द है, एक तो आपके युग्मक शल्य लिख रहा हूं और एक लिख रहा हूं आपके अर्धसूत्री विभाजन। यदि युग्मक शल्यन एवं अर्धसूत्री विभाजन की उपस्थिति में जनन हो रहा है, जनन जो है वो आपके अर्धसूत्री विभाजन एवं युग्मक शल्यन की उपस्थिति में हो रहा है, तो वह जनन लैंगिक जनन कहलाएगा। और यदि जनन युग्मक शल्यन एवं अर्धसूत्री विभाजन की अनुपस्थिति में हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कई बार जनरल मेल भाग लेता है, फीमेल भाग लेता है, कपलिंग होती है, वो होता है, मतलब ज्यादा कोई कचरा लिखने की जरूरत नहीं है। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में सीधी दो शब्द ही लिखने हैं, एक तो आपके युग्मक शल्यन पाया जाए और एक आपके अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस पाया जाए। तो इसकी उपस्थिति में जो जनन है वो आपके लैंगिक जनन है एवं इसकी अनुपस्थिति में जो जनन है वो आपके अलैंगिक जनन है। वही बात जैसे हमने रिप्रोडक्शन लिखा, तो रिप्रोडक्शन के बारे में बताया कि रिप्रोडक्शन क्यों लिख रहे हैं, एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ा, वैसे के वैसे इन शब्दों को भी आप देखो, युग्मक शल्यन क्या है या अर्धसूत्री विभाजन क्या है। सेल डिवीजन सब तो सुना ही होगा आपने, कोशिका विभाजन, सेल थ्योरी पढ़ी होगी आपने, स्लीडन और स्वान ने दी सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत। 11वीं क्लास में आपने कोशिका सिद्धांत पढ़ा होगा। कोशिका सिद्धांत में बताया एक ही मेन बात के समस्त कोशिकाओं की उत्पत्ति जो है वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है। समस्त कोशिकाओं की मेन बात सेल थ्योरी की जो मेन कंक्लूजन है, निष्कर्ष है, वो यही है कि जो भी कोशिका है उसका निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से हुआ। अब पूर्ववर्ती कोशिका से हुआ है, इसका मतलब कोशिका में कोई ना कोई कैपेसिटी है जो नई कोशिका बना रही है। इस कैपेसिटी को ही हम सेल डिवीजन कहेंगे। मतलब एक कोशिका विभाजित होकर दो कोशिकाएं बना रही है, ये आपके सेल डिवीजन है। ये क्या है आपके सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन। अब यदि हम कोशिका की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा कोशिका के बारे में हम समझ लें। कोशिका के बारे में आपने पढ़ा ही होगा, एक तो आपके प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, और एक आपने पढ़ा होगा यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। प्रो मींस प्राचीन, प्रो शब्द पर कंसंट्रेट करो। प्रोकैरियोटिक सेल मींस, प्रो मींस प्राचीन और यू मींस नया। कैरियन शब्द केंद्र के लिए, कैरियोटिक शब्द जो है वो आपके केंद्र के लिए लिया गया है। यदि आपके केंद्र प्राचीन प्रकार का है तो उसे हम कहेंगे प्रोकैरियोटिक सेल मींस इसमें केंद्र जो है वो आपके अर्धविकसित प्रकार का होगा, और यूकैरियोटिक सेल में विकसित प्रकार का केंद्रक पाया जाएगा। अब कोशिका है, कोशिका में केंद्रक है, केंद्रक में आपके क्रोमोसोम है। केंद्रक में क्या है आपके क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र, या क्या है आपके गुणसूत्र, ठीक है। अब आपके इन गुणसूत्रों की संख्या, जैसे सपोज करो कि हमारे में पूछे गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, कि हमारे में 2n हमारे में मींस वुमन में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है कि 2n 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ये कोशिका, जो भी आप कोशिका शरीर से कोशिका लोगे, ह्यूमन बॉडी से जो भी कोशिका लोगे, दो प्रकार की कोशिका होगी। एक तो होगी आपके हैप्लॉइड सेल, ये कैसी होगी आपके हैप्लॉइड सेल, और एक होगी आपके डिप्लॉइड सेल, डिप्लॉइड सेल। हैप्लॉइड सेल का मतलब होता है आपके अगुणित कोशिका। कैसी कोशिका? अगुणित कोशिका। और दूसरी होगी आपके द्विगुणित कोशिका। दूसरी कोशिका कौन सी होगी? द्विगुणित कोशिका।
एंजियोस्पर्म में हम त्रिगुणित सेल भी पढ़ेंगे, ट्रिप्लोइड सेल भी पढ़ेंगे, वो आपके आगे आएगा। ह्यूमन सेल की यदि बात करें तो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। अब हैप्लॉइड और डिप्लॉइड क्या चक्कर है कि यदि 2n 46 क्रोमोसोम है किसी सेल में तो उसे मैं कहूंगा द्विगुणित कोशिका है, और यदि n 46/2 23 क्रोमोसोम है तो उसे मैं कहूंगा अगुणित कोशिका। शरीर में, ह्यूमन बॉडी में आप जहां से भी कोशिका लोगे, हाथ से, बाल से, पैर से, जहां से भी आप कोशिका लोगे वो आपके द्विगुणित होगी, डिप्लॉइड होगी। जबकि दो सेल छोड़ दो, यदि आपके मेल है तो उसमें स्पर्म की सेल छोड़ दो, और यदि आपके फीमेल है तो उसमें आपके ओव्यूम की सेल छोड़ दो। अब यदि आपके मेल है, इस मेल में आपके स्पर्म सेल, मेल मींस नर में शुक्राणु की कोशिका, शुक्राणु की जो सेल है वो आपके n प्रकार की होगी, मींस हैप्लॉइड होगी या अगुणित होगी। और फीमेल में मादा की कोशिका, फीमेल मींस मादा, मादा में ओव्यूम की सेल देखो, इसकी सेल ओव्यूम या अंडाणु की कोशिका, अंडाणु की कोशिका जो है वो आपके n प्रकार की होगी। अब ये स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis, शुक्रजनन और अंडजनन आपने पढ़ा ही होगा। उसमें ह्यूमन में, जैसे ह्यूमन में जब रिप्रोडक्शन हम जब क्लियर करेंगे उसमें बताएंगे कि भाई शुक्रजनन कैसे होता है, oogenesis कैसे होता है, अंडजनन कैसे होता है। जनरली आपके टेस्टिस की कोशिकाएं जो है, टेस्टिस जो है, वर्षण जो है वो आपके स्पर्म का निर्माण करेगा, और ओवेरी अंडा से ये आपके क्या करेगा, ओव्यूम का निर्माण करेगा। अब आप देखना जहां से हमने उठाया ये अर्धसूत्री विभाजन, मैंने सेल डिवीजन से शुरुआत की थी। बायोलॉजी में क्या है कि हर टॉपिक को क्लियर करने के लिए थोड़ा हम इधर उधर जाके उस चीज को क्लियर करना पड़ेगा। जैसे सेल डिवीजन से शुरुआत की तो सेल डिवीजन में आपके एक तो मैंने बताया आपको भाई अर्धसूत्री विभाजन है, और एक आपके समसूत्री विभाजन है। तो अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है कि बनने वाली पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। ठीक है, मियोसिस में बनने वाली पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। और समसूत्री विभाजन में बनने वाली पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है। ठीक है, एक आपकी ए माइटोसिस गुणसूत्रों की संख्या में कोई निश्चितता नहीं रहती। अब जैसे सपोज करो कि एक 2n प्रकार की कोशिका है, ह्यूमन सेल है, 2n 46 वाली कोशिका है। यदि ये अर्धसूत्री विभाजन से विभाजित हुई तो इसमें बनने वाली पुत्री कोशिका में गुणसूत्र की संख्या क्या होगी, आधी हो जाएगी, मींस 23 गुणसूत्र वाली हो जाएगी। और ये कोशिका बनेगी, ये भी कौन सी कैसी होगी, 23 क्रोमोसोम वाली। तो n प्रकार की, कैसी बेटा, n हैप्लॉइड। तो डिप्लॉइड सेल जो थी 2n जो थी वो आपके nn कोशिका का निर्माण कर रही है। अब यदि यही कोशिका विभाजन जो है वो आपके यदि समसूत्री विभाजन हो, 2n 46 वाली क्रोमोसोम वाली कोशिका यदि आपके समसूत्री विभाजन से विभाजित हो तो बनने वाली पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगी, समान रहती है, मींस 46। तो मतलब डिप्लॉइड सेल जो है वो सेल डिवीजन के द्वारा डिप्लॉइड सेल का ही निर्माण करेगी। मतलब गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी, आपके समान बनी रहेगी। अब गुणसूत्रों की संख्या समान बनी रहेगी तो उसे हम कहेंगे समसूत्री विभाजन, और गुणसूत्रों की संख्या यदि आधी रह जाएगी तो उसे हम कहेंगे अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की पहली शर्त यह है कि आपके अर्धसूत्री विभाजन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए कि जब आपके गैमीट्स का निर्माण होगा, जब आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स का निर्माण होगा तो वो आपके अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा ही होगा। जैसे हम जनरली एग्जांपल ले लें कि भाई ह्यूमन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है कि भाई स्पर्म सेल और ओव्यूम सेल जो है वो आपस में क्या करेगी, संयोग करेगी। तो स्पर्म सेल और ओव्यूम सेल आपस में संयोग करेगी, मींस
स्पर्म सेल का निर्माण, मैंने अभी बताया कि स्पर्म सेल का जो गैमेट्स का जो निर्माण है वो आपके असूत्री विभाजन द्वारा होता है। तो स्पर्म सेल है आपके n प्रकार की और ओव्यूल सेल जो है वो आपके n प्रकार की। तो ये n प्रकार की कोशिका जब आपस में मिलेगी तो आपके 2n प्रकार का जाइगोट बनेगा। 2n प्रकार का क्या बनेगा? जाइगोट या युग्मनज बनेगा। ठीक है, तो समसूत्री विभाजन और असूत्री कोशिका विभाजन में अंतर आपको समझ में आ गया। सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले कि भाई असूत्री कोशिका विभाजन होना चाहिए। असूत्री कोशिका विभाजन किस लिए होना चाहिए? क्या गैमेट्स के निर्माण के लिए असूत्री कोशिका विभाजन होना आवश्यक है। और फिर दूसरी कंडीशन गैमेटिक फ्यूजन होना चाहिए। जो भी आपके गैमेट्स जो भी बने हैं वो आपस में क्या करने चाहिए? संयोग करने चाहिए। गैमेटिक फ्यूजन होना चाहिए, युग्मक संलयन होना चाहिए। इसके द्वारा यदि जनन हो रहा है तो उसे मैं कहूंगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, और यदि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, मियोसिस नहीं हो रहा है और युग्मक संलयन नहीं हो रहा है तो उसे मैं कहूंगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आगे और भी कई चीजें क्लियर करेंगे, बताएंगे आपको कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ये मियोसिस है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, मियोसिस होना क्यों जरूरी है। थोड़ा जनरली आप ये चीज समझ गए होंगे कि यदि आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, मेल और फीमेल गैमेट्स का निर्माण हो रहा है और उसमें यदि मेल और फीमेल गैमेट्स का निर्माण यदि मियोसिस के द्वारा नहीं हो रहा है, असूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा नहीं हो रहा है, तो बनने वाली पुत्री कोशिकाएं जो है उनमें कोशिकाओं की संख्या समान रहेगी और वापस जब ये जाइगोट बनेगा तो आपके पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो गुणसूत्रों की संख्या को निश्चित बनाए रखने के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में असूत्री विभाजन होना जरूरी है। ठीक है, अब आपके आगे चलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बिना असूत्री विभाजन एवं बिना युग्मक संलयन के नए जीव का निर्माण हो जाता है। नहीं तो आपके असूत्री विभाजन होगा और ना ही युग्मक संलयन होगा। युग्मक संलयन एवं असूत्री विभाजन के बिना, युग्मक संलयन एवं असूत्री विभाजन के बिना यदि जनन हो रहा है तो वो आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की श्रेणी में आएगा। अब सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। एंजियोस्पर्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है। तो सबसे पहले जनरल हम उठाते हैं किसको? कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो आपके सामान्य प्रकार का होगा, क्योंकि इसमें ना तो कोई मेल गैमेट्स के निर्माण की जरूरत है ना फीमेल गैमेट्स के निर्माण की जरूरत है। एक इन दोनों में क्या अंतर है, क्या कौन सा रिप्रोडक्शन अच्छा है? यदि आपसे जनरली बायोलॉजी के स्टूडेंट से ये पूछ लिया जाए कि आप सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अच्छा है या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अच्छा है, तो आप किसे चूज करोगे? सेक्सुअल अच्छा है या एसेक्सुअल? तो इसमें क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में विभिन्नताएं पाई जाने, नए लक्षणों के विकास की संभावना ज्यादा रहती है, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो संतति बनती है वो आपके पैतृक पीढ़ी की फोटोकॉपी बनेगी। पैतृक पीढ़ी की क्या बनेगी? फोटोकॉपी बनेगी। मींस इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नए लक्षण विकसित होने की संभावना नगण्य है, कोई तरह का नया लक्षण नहीं आएगा। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, नए लक्षणों का विकास होता है, कॉकटेल बनता है। जैसे आपके एक गैमेट्स मेल से आता है, एक गैमेट्स फीमेल से आता है। अब इन दोनों गैमेट्स का संयोग होगा तो आपके जो नई कोशिका बनेगी वो इन दोनों का एक कॉकटेल होगी। तो नए लक्षणों के विकास की संभावना जो है वो आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज्यादा होती है, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो आपके संतति है वो पैतृक की क्या होगी? फोटोकॉपी ही बनेगी। अब एंजियोस्पर्म में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार का पाया जाता है?
asexual reproduction in एंजियोस्पर्म। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो प्रकार का, एक तो आपके अनिषेक जनन, अनिषेक जनन या अनिषेक वीरता या एगेमोस्पर्मी भी कहते हैं इसे, और सेकंड है आपके वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, कायिक परिवर्तन या कायिक जनन। सेकंड क्या है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी कहते हैं इसे। कई किताबों में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बताया गया है, मतलब कायिक परिवर्तन। और एक है आपके अनिषेक जनन। अनिषेक जनन में क्या है कि नए प्लांट का निर्माण, नए जीव का निर्माण जो है वो होगा तो सीड के द्वारा ही, बीज के द्वारा ही होगा, पर बीज का निर्माण जो है वो आपके बिना युग्मक संयंत्र के होगा। बीज का निर्माण जो है वो आपके किसके द्वारा होगा? युग्मक संयंत्र नहीं होगा और बीज का निर्माण हो जाएगा, और ये बीज जो है वो आपके नए प्लांट का विकास कर देगी। इसे हम कहेंगे अनिषेक जनन। एक होता है आपके कायिक जनन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, बीज के अलावा, जननिक पार्ट के अलावा, जननिक पार्ट के अलावा अन्य पादप के अन्य भाग जैसे जड़, तना, पत्ती, इन भागों से यदि आपके नए प्लांट का निर्माण हो रहा है तो उसे हम कहेंगे कायिक जनन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कायिक जनन जो है वो आपके दो प्रकार का होता है। एक तो आपके प्राकृतिक कायिक जनन, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। और सेकंड है आपके कृत्रिम कायिक जनन या आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कृत्रिम और कायिक में समझते हो आपके नेचुरली, जो प्राकृतिक रूप से जो जनन हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे? नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। एक आपके आर्टिफिशियली, जिसमें आपके ह्यूमन जो है इस जनन को कंप्लीट करवाए, ह्यूमन यांत्रिक विधियों द्वारा यदि इस जनन को कंप्लीट करवाए तो इसे हम कहेंगे आर्टिफिशियल या कृत्रिम कायिक जनन। नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आपके प्लांट के बीज के अलावा कई पार्ट है, जैसे आपके सपोज करो कायिक जनन बाई स्टेम या तने के द्वारा भी आपके क्या होता है? जनन होता है। या बाई स्टेम मीन्स जैसे आपके आलू है, लहसुन है, ठीक है, इनमें आपके जनन जो है वो आपके तने द्वारा कंप्लीट हो जाता है। एक आपके बाय रूट या जड़ के द्वारा, जड़ों के द्वारा, जैसे आपके हमारे राजस्थान में नीम, चमेली, इसमें आपके नए प्लांट का निर्माण जो है वो आपके जड़ों के द्वारा हो जाता है। एक आपके बाय लीफ, थर्ड आपके बाय लीफ, इसमें आपके क्या है कि नए प्लांट का विकास, जैसे आपके पत्र चटाई ब्रायोफिलम है, इसमें आपके पत्तियों से आपके नए प्लांट का विकास हो जाए। मतलब ये जो कायिक पार्ट है ये आपके नए प्लांट का निर्माण कर देंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे? कायिक जनन कहेंगे। बाय स्टेम मीन्स आलू, लहसुन, इसमें क्या होता है? आपके तने के द्वारा नए प्लांट का निर्माण हो जाता है। बाय रूट, इसमें आपके जड़ों के द्वारा नए प्लांट का निर्माण हो जाता है, जैसे नीम है, चमेली है। बाय लीफ, जैसे आपके पत्र चटाई ब्रायोफिलम है, इसमें आपके पत्तियों के द्वारा नए प्लांट का निर्माण हो जाता है। तो ये आपके आ जाएंगे किसमें? क्या भाई? नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में। एक होता है आपके सेकंड पार्ट है
आर्टिफिशियल या कृत्रिम कायिक जनन, कृत्रिम कायिक जनन। अब आपके बाइलीफ के अलावा आपके पत्र कलिका द्वारा भी कायिक जनन होता है। मतलब कई प्लांट में क्या होता है, आपके पुष्प कलिका जो है वो आपके पत्र कलिका में कन्वर्ट हो जाती है और ये पत्र कलिका जो है वो आपके नए प्लांट का निर्माण करती है। तो ये हो गया आपके नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसके बाद में है आपके आर्टिफिशियल या कृत्रिम कायिक जनन। कृत्रिम कायिक जनन जो है हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अगली क्लास का इंतजार करें।